बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। First of all, I would like to welcome you all on WPSA lecture series। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑन ग्रैंड पेरेंट्स सॉ। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शफीक सर, पोल्ट्री के पायनियर्स में से हैं और इस वक्त एज एसोसिएट प्रोफेसर रिफा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज लाहौर में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ सर पोल्ट्री के एक सेक्टर में एज ए कंसल्टेंट भी काम करें। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Welcome, sir. Should I start? Yes, sir. We can start, sir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. As-salatu was-salamu alayka la sayyidul awwalin wal akhirin. इमामुल अंबिया वल मुरसलीन शफीअल मुज़निबीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। ये अल्लाह तबारक व तआला का खास एहसान है। And I'm highly grateful to Dr. Jadoon and his team that they have arranged a series of lectures on the poultry, dairy, and fish sectors. That's great. Actually, I wanted to conduct this session for the managemental practices on commercial farms, especially those practices which we are actually missing. Something special, something which is not written in the books, because all these managemental practices which we find in different books and guidebooks, they have been written by Europeans mainly and Americans, but the social status, the psychological status of people of Pakistan is significantly different than those people which are practicing these in Europe and America. I have observed this, that some common mistakes are occurring in the poultry sectors, especially on the commercial side. तो इसमें ये है कि कमर्शियल सेक्टर में अब जो पोल्ट्री है ये बहुत अमीर लोगों के पास चली गई है कंट्रोल हाउसेस की वजह से। करोड़ों रुपए का बिजनेस है ये, बिलियंस। और वो फार्मर जो मालिक हैं वो खुद फार्म पर बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो इतनी ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देते। तो मेरी प्रेफरेंस ये थी कि मैं उस पर बात करता, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं जी, ग्रैंड पेरेंट पर बात कीजिए। पाकिस्तान में ग्रैंड पेरेंट ब्रॉयलर का सबसे पहले जिस फॉर्म ने मंगवाया था वो पैकेजेस की एक सैली फॉर्म थी, हाइब्रिड पाकिस्तान लिमिटेड, and we kept that flock in Murray Hills. It was imported in 1974, the time where majority of the present day farmers were not in this business. तो मैं आपसे जो बातें करूंगा वो सिर्फ ये हैं, चंद एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं जो हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ। अच्छा, इसमें ये एक बात है कि ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक को जो लोग मैनेज कर रहे हैं, दे आर हाईली क्वालिफाइड, दे एक्चुअली डोंट नीड इट। हाईली क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन बहरहाल कुछ बातें करते हैं, आपसे गपशप लगाते हैं। ग्रैंड पेरेंट की जो मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फार्म की लोकेशन। द मोस्ट प्रेफरेबल साइट शुड बी इन द माउंटेन्स। आप एक ऐसी पहाड़ी की चोटी पर बनाएं जहाँ से
जो है ना फार्म के पास कोई आ ही ना सके, दूर दूर रहे। ऊपर रहने की वजह से ये होगा कि फार्म एज ए होल पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा हद तक महफूज हो जाएगा। और अगर आप मैदानी इलाकों में बनाते हैं तो इट शुड बी एनक्लेव्ड, जो है ना इसमें आप ऐसे एनसर्कल्ड बाय 2 rows ऑफ ट्रीज, जो कि आपके फार्म के सेंटर से मिनिमम भी ना 200 मीटर दूर हों। 2 rows दरख्तों की लगाइए ताकि बाहर से जो पोल्यूशन है वो आपके फार्म के अंदर नहीं आ सके। इससे दूसरा फायदा आपको ये होगा कि आपके फार्म की सराउंडिंग्स में फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हर वक्त अवेलेबल रहेगी। अब शेड के अंदर जो है आज तो कल तो बहुत आसान हो गया है, दीज आर एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड हाउसेस और हर फॉर्म पर अपने जनरेटर हैं, तो कंट्रोलिंग ऑफ एनवायरमेंट जो इज नॉट ए प्रॉब्लम। समथिंग विच आई हैव नोटिस्ड इज द आई कांटेक्ट ऑफ द केयर टेकर एंड द बर्ड्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग ये समझते हैं कि जो मुर्गियां हैं उनको इस आई कांटेक्ट की क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस आई कांटेक्ट जो आप अपने बर्ड्स के साथ बनाते हैं, व्हेन बर्ड फील या दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम, देयर परफॉर्मेंस इज इंक्रीज्ड एनॉर्मसली। आप सबको ये पता है कि जब कोई भी लिविंग एनिमल जो है वो थोड़ी सी हैप्पीनेस महसूस करता है तो जिस्म में ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो उसके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं उनको इस तरह चलाते हैं कि वो all of them, all of those processes, metabolic processes, work for the betterment of the animal body. अच्छा, अब अगर आप कभी कभी जाते हैं तो आपका उनके साथ आई कंटेक्ट नहीं बनता, रिलेशन नहीं बनता। I'll suggest you, please spend maximum of your time with your flocks. बर्ड्स के साथ रहिए, आप आजमा कर देखिएगा, स्पेशली जो फीमेल्स हैं वो जब आप अंदर जाएंगे तो वो आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाएंगी एंड दे फील दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम। तो आप इसको ट्राई करके देख लीजिए, यू विल फाइंड 10 to 15% इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। अंडे तो आपको पता उन्होंने जो देने हैं वो देने ही हैं जेनेटिकल पोटेंशियल की वजह से, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन विल बी इम्प्रूव्ड। एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन यू नो दैट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द शेल, shape of the egg, interior quality of the egg. If your interior quality of the eggs fine, the chick which comes out of it will be having very good health, और आपको उसकी इब्तदाई हैंडलिंग में कोई मसला पेश नहीं आएगा। अच्छा, इसमें जो सबसे अहम बात है जो मैंने ऑब्जर्व की है वो इब्तदाई जो 4 से 5 वीक हैं उनमें हम मेल्स की इतनी परवाह नहीं करते, लेकिन बेटे ये बात आप याद रखिए कि मेल्स के जो पहले 6 वीक्स हैं दे आर वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर टेस्टिस। मेल्स में जो टेस्टिस डेवलपमेंट है और जो प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है दैट स्टार्ट्स मच मच अर्लियर देन द onset of the reproductive system in the females. फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्पेशली जो ब्रायलर ब्रीडर्स हैं उनमें 22nd वीक से पहले जनरली शुरू नहीं होता, लेकिन मेल्स में जो टेस्टिस डेवलपमेंट है ये बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाती है। और अगर आपने मेल्स को पहले 4 to 6 वीक्स में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया है तो आप देखेंगे कि उनकी जो टेस्टिकुलर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी और बेहतर हो जाएगी। The better developed testes will have better fertility rate. अच्छा, अगर आप पहले 6 हफ्ते में उनको अच्छी तरह देखभाल नहीं करते हैं तो the initial primary development of the testis that is affected very badly। और ये मेल बेशक अपनी बॉडी हेल्थ में ये बहुत अच्छे होंगे, बड़ी अच्छी ग्रोथ होगी, ऑल द पॉइंट जो आपको उनको देखने हैं बॉडी कॉन्फ़िगरेशन में वो 100% होंगे, लेकिन इफ देयर टेस्टिस आर नॉट डेवलप्ड इन दिस फर्स्ट 6 वीक्स यू विल नॉट गेट द बेस्ट fertility rate. The best fertility rate
depends on the earlier 4 to 6 weeks of the male parent flock managemental practices. ये बात आप बहुत अच्छी तरह याद रखिए। ये मैंने देखा है कि फील्ड में ये बहुत ज्यादा मिस हो रहा है। जनरली द केयर ऑफ द मेल पेरेंट स्टार्ट्स एट आफ्टर 14 वीक्स, देन द डॉक्टर्स एंड द फॉरम मैनेजर्स वो जो हैं वो मेल्स को पकड़कर उनकी जो ब्रेस्ट बोन है उसको चेक करते हैं और उसको बोन्स को चेक करते हैं, उसके जॉइंट्स को चेक करते हैं। तो इसको प्लीज जरा आप अर्ली एज से शुरू कर दीजिए ताकि मेल की जो डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस है जिसने उसकी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस को मुतासर करना है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। मैं आपको अगर मिसाल दूं तो आप ह्यूमन बीइंग्स में देखिए कि जो मेल्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, आप देखेंगे यू माइट हैव नोटिस्ड इट कि उनमें ये जो सेक्सुअल ग्रोथ है ये बड़ी शुरू से ही हो जाती है कि फीमेल में इसका बिल्कुल कोई पता भी नहीं होता। तो मेल्स में ये बात बहुत अच्छी तरह याद रखिए कि फर्स्ट 4 to 6 वीक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपने उन्हें लाइट एक्सरसाइजेस देनी है और फीड और ये वो जो भी है मैनेजमेंटल प्रैक्टिस, ये आप डेफिनेटली सब जानते हैं। जो पॉइंट मुझे आपके सामने पेश करना था वो यही है कि इसमें उनकी टेस्टिकुलर डेवलपमेंट क्योंकि बहुत अच्छी हो रही है और ये बेस बननी है। और आप समझते हैं ना बेटे कि आप जब बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी जो बेस है, जो बुनियाद अगर आपकी वो अच्छी हो गई है तो आप उसको 5 से 6, 6 से 7, 8 मंजिलों तक ले जा सकते हैं। और अगर आपने ये 6 हफ्ते अपने मेल्स को बहुत अच्छी केयर की है तो आप यकीन कीजिए कि ये 70 to 80 वीक्स ऑफ एज तक आपको इसकी फर्टिलिटी में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। बट लेकिन अगर आपने सिर्फ इसकी 6 हफ्ते के बाद, स्पेशली जो आजकल हो रहा है 12वें हफ्ते के बाद आप शुरू करते हैं उसकी बॉडी कॉन्फ़िगरेशन को देखना, तो फिर ये एन मुमकिन है कि ये 45 वीक से बाद इनकी जो परफॉर्मेंस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक फैक्टर आप मेल्स के लिए याद रखिए। दूसरा एक और फैक्टर बहुत अहम है, दैट इज द यूज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन द फीड। जनरली जो है आपको पता है कि ब्रीडर्स में तो हम एनिमल सोर्स इस्तेमाल नहीं करते, वेजिटेबल सोर्स ही पर चलते हैं। तो वेजिटेबल सोर्स में एक छोटी सी बात है, आपने शायद ये नोट की होगी, आई एम कॉन्फिडेंट, लेकिन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपका राशन जो है वो मेज बेस है या वीट बेस है तो दोनों सूरतों में जो वाइटामिन्स कंपोनेंट्स होने हैं उनकी जो अमाउंट्स हैं वो तब्दील होंगी। अगर वीट बेस है तो आपको बायोटीन और पेंटोथेनिक एसिड जो हैं ये थोड़े ज़्यादा रखने पड़ेंगे और विटामिन B1 भी कॉर्न बेस राशन के मुकाबले में ये आपको थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो ये एक फैक्टर आपने याद कर रखना है। अच्छा, अब एक और जो चीज़ है फीडी के सिलसिले में मैं आपसे गोशगुजार करना चाहता हूँ, ये है कि बुक में जो आपके पास गाइड आती है, अगर उसमें वो कहते हैं कि 25 grams of pantothenic acid is sufficient for to be included in the 1 ton of feed, तो बेटे पाकिस्तान के हालात में आप इसे 35 रखिए। द पेंटोथेनिक एसिड जो है it is the only vitamin which helps the regeneration of hepatic cells। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात प्रोटीन सोर्स जो होती है फीड में वो इतनी अच्छी नहीं होती जिससे जो मेटाबॉलिक फिनोमेनास हैं विच आर टेकिंग प्लेस इन द लिवर वो मुतासर हो जाते हैं और इससे लिवर की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कुछ कम हो जाती है। आप 18 वीक्स ऑनवर्ड पेंटोथेनिक एसिड जो है उसको 15 से 20% रिकमेंडेड वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो आपका जो बर्ड का लिवर है उसकी परफॉर्मेंस मुतासर नहीं होगी। अब अगर लिवर की परफॉर्मेंस अप टू मार्क रहती है तो रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी रहेगी। तो ये तो कुछ बातें थी। अब आप जो है आई कांटेक्ट की तरफ हम आते हैं। आई कांटेक्ट में आप ये है कि आप अपने मेल्स फीमेल्स और अपने चारों अलग-अलग रखे हुए हैं, 4 ग्रुप हैं। अगर लेयर है तो वो मेल लाइन्स अलग हैं और फीमेल है। अब ब्रॉयलर हैं तो उसके भी इस तरह मेल लाइन्स और फीमेल्स हैं।
आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन तो देनी है वो ब्रीडर्स में मेल लाइन्स पे देनी है, ताकि आपकी फर्टिलिटी जो है वो बहुत बेहतर रहे। मेल्स में जो बॉडी कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी मसल्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स लेग्स, ये बहुत पैरेलल चलनी चाहिए। अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा उम्र के हिसाब से और लेग्स उस तरह डेवलप नहीं होंगी, तो बर्ड बहुत जल्दी जो है इट विल बिकम अनएबल टू मैच। उसकी लेग्स डेवलपमेंट, उसकी बॉडी कन्फर्मेशन जो वेट है उसके साथ साथ मैच करते हुए चलनी चाहिए। इसमें आप जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने मेल्स को आप थोड़ी सी एक्सरसाइजेस दीजिए। अब ये एक्सरसाइज देने के 2, 4, 5 जो भी आप तरीका इख्तियार करें, लेकिन बेस्ट इसमें 2 चलते हैं। एक ये है कि आप जो जब फीडिंग कंट्रोल पे चले जाएं, कंट्रोल फीडिंग पर, तो आप किसी वक्त में उन्हें बारले या ओट्स हैं वो उनके लिटर पर छिड़कते हैं। ये फिर उसको जब तलाश करेंगे अपने पंजों की मदद से, तो दिस विल हेल्प देम टू स्ट्रेंथन देयर लेग्स एंड देयर पास। तो वो जब इनके पंजे मजबूत हो जाएंगे, टांगे मजबूत हो जाएंगी, तो ये मैटिंग जो है इसमें इनको आसानी होगी और ये ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो सिर्फ टेस्टिस डेवलपमेंट भी तो वो तो अपनी जगह पर अहम है, लेकिन द डेवलपमेंट ऑफ लेग्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लेग्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपने करना है। अब आप देखिएगा कि मेल जो है, आपने देखा होगा कि जब आप इनको फीमेल्स के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये बहुत जल्दी अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, और फिर इस ग्रुप में ये किसी की मुदाखलत पसंद नहीं। क्यों कि जब आपको मिक्स करके रख देते हैं तो वो मेल्स को अपने करीब नहीं आने देती, जिसे हम उर्दू में ये कह सकते हैं कि उनका नखरा बहुत ज़्यादा होता है, ये पैक ऑर्डर में आ जाता है। तो अगर आप स्लाइटली हैवियर फीमेल्स को थोड़ा सा अलहदा करके स्लाइटली हैवियर मेल्स के साथ रखेंगे, तो ये उनके साथ अपनी अटैचमेंट जल्दी बिल्ड कर लेंगी। तो इस तरह आपको इनके अंडे जो हैं वो भी फर्टाइल मिलेंगे। दिस इज प्रूवन फैक्ट कि जो हेल्दी फीमेल्स होती हैं, जो मलका की तरह शेड में चलती हैं, उनके अंडे अक्सर फर्टाइल नहीं होते, क्योंकि वो मेल्स को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती। तो आपको उनको अगर उन्हीं के साइज के, उन्हीं की पसंद के मेल्स के साथ रखेंगे, तो ये उनको लिफ्ट कराएंगी, मैटिंग होगी, और हमारा जो असल मकसद है कि हमें फर्टाइल अंडे मिले वो पूरा हो जाएगा। तो इफ इट इज पॉसिबल, एंड इट शुड बी पॉसिबल, it should be possible, I say it should be possible, because grandparent is a highly precious जो फ्लॉक्स हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा ऐसे, अगर नहीं कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप कर रहे होंगे। आप वेट के हिसाब से फीमेल्स के 3 ग्रुप बना लीजिए, हायर साइड, मीडियम साइड्स एंड लोअर साइड्स, और इनको जब आप मिक्सिंग मेल ने करनी है, ये भी मांगे कब करनी है, आपने हायर वालों को स्लाइटली हायर वेट के देने हैं, मीडियम वाले को दरमियान वाले, और जो स्लाइटली लोअर साइड पे फीमेल्स हैं उन्हें लोअर वाले दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो इसको ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा। अच्छा, आई कांटेक्ट जो है ये मेल्स में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता जितनी ये फीमेल्स में रखता है। मैंने अमेरिका में कोर्स किया था, वहाँ वो इसको ना बहुत लिफ्ट करवाते थे। उन्होंने हमें स्लाइड्स दिखाई कि वो फार्मर, वो मैनेजर जो अपनी फीमेल्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, फीमेल्स उनके साथ इकट्ठी हो जाती हैं, और वहाँ उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो परफॉर्मेंस बढ़ने के जो पैरामीटर्स हैं वो बेसिकली 3 हैं। एक तो ये है कि अंडे ज़्यादा आए, दूसरा वो फर्टाइल आए, और तीसरा उनकी जो इंटीरियर क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो। अगर ये अच्छी होगी तो आपके जो चूजे प्रोड्यूस होंगे दे विल बी ऑफ गुड क्वालिटी। तो इसमें आपने ये देखना है, ये 4 चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस हैं कि आपने तब कब तक लाइट देनी है, कब लाइट बंद कर देनी है, ये तो आपको गाइडलाइंस, गाइड बुक साथ आती हैं उनमें मिल जाती हैं। ये इसको उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, लेकिन उनसे हटकर अपनी सेंस को भी इस्तेमाल कीजिए। जब अपना वक्त आप मुर्गियों के साथ गुजारेंगे, आई एम 100% श्योर आपको वो मुर्गियां बताएंगी
The birds will tell you what is there any flaw in your management. ये बात याद रखिए कि if management is 100% perfect, there is no disease. Disease आने का मतलब ये है कि there is flaw in the management. And I, as a teacher of veterinary sciences, मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि disease control by managemental practices. इसे आप कीजिएगा। मेल को, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी स्लाइड से रिपीट कर देता हूँ। मेल्स आपने अलहदा ग्रो करने हैं, फीमेल्स को अलहदा करना है, इनको आपने बीच में पार्टीशन बनानी है, अलहदा शेड सपोर्ट करें तो वहाँ करें। लेकिन मैं पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप मेल और फीमेल को शेड में, एक ही शेड में रखिए, थोड़ा सा दूर रख लीजिए, because this is a proven fact that when males are raised along the company of the females, उनकी वो आवाज़ें सुनते रहें तो उनकी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। और अगर आप उन्हें फीमेल से बहुत दूर रखेंगे तो उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो इतनी परफेक्ट नहीं आएगी। और ये बात तो आपको पता है कि आपने मेल्स को चेक करते रहना है। इसमें एक सिर्फ एक फैक्टर मुझे आपके साथ शेयर करना है कि जब आप उसको ब्रेस्ट को चेक करें तो द ब्रेस्ट मीट शुड बी रेड, शुड बी, जितना ये ज्यादा रेड होगा विद इन द लिमिट्स ऑफ नॉर्मेलिटी और स्लाइटली ये वार्म होगा, आप श्योर हो जाना चाहिए आपको कि इस मेल्स की जो परफॉर्मेंस है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, मैटिंग परफॉर्मेंस, वो बहुत परफेक्ट होगी। अगर उसकी कील बोन के जब ब्रेस्ट मीट है वो इतना डेवलप नहीं होगा तो उसको मैटिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी और वो फिर इतना अच्छा मैट नहीं कर सकेगा। that bird, that cock will avoid matting. तो उसमें भी आप हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ग्राफ नीचे गिर जाएगा, तो इसको चेक करते रहिए। ब्रेस्ट मीट सिर्फ ये नहीं कि वो पूरा डेवलप हो, इट शुड बी रेडिश विद इन द नॉर्मल लिमिट्स एंड स्लाइटली वार्म। इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल साइकिल्स में चल रहे हैं, नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं, नॉर्मल पाथवेज पे चल रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जब वो नॉर्मल पाथवेज पे चल रहे हैं तो उनकी जो टेस्टिकुलर डेवलपमेंट है वो बहुत ही फाइन होगी। नाउ सेम थिंग अप्लाइज टू द फीमेल्स आल्सो। अब फीमेल्स में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है दैट स्टार्ट्स विद द secretion of follicle stimulating FSH from the pituitary gland, एंड उसमें आपको पता है कि वो लाइट का कंट्रोल का बहुत हिस्सा है। इसमें तो मुझे इतनी बात आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फैक्ट है वो ये है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन होल ऑफ द शेड शुड बी इक्वल। ये बाज़-औक़ात नहीं होती, कुछ हिस्से जो हैं वो ज़्यादा एनलाइटेड होते हैं और कुछ में स्लाइटली, ये फ़र्क इतना कम होता है कि आपको महसूस नहीं होता। लेकिन अगर आप फोटोमीटर साथ रखें और अपने शेड में इसको प्रैक्टिस करते रहें, the intensity of light should be 90, at least 90% equal at the bird's level in the whole of the shed. अगर बिल्कुल ठीक रखेंगे तो जो इसका इफेक्ट है लाइट का वो आपको बिल्कुल 100% परफेक्ट मिलेगा। अगर लाइट कम या ज़्यादा है तो इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि बर्ड्स अपने कंफर्ट जोन जो है वो स्लाइटली डार्क लाइट में ढूंढते हैं, लेकिन हमने उनको लाइट का इफेक्ट लेने के लिए उसके लाइट जो रिकमेंडेड जोन है उसमें रखना है। तो लाइट इंटेंसिटी को बिल्कुल एक जैसा रखिए। शेड्स के बल्ब जो हैं उनके ऊपर शेड जरूर लगाइए। अगर शेड नहीं लगाएंगे तो 50% लाइट जो है वो वेस्ट हो जाती है। उनको नीचे आने दीजिए और सारी लाइट जो है ये इक्वल वहां पर आनी चाहिए बिल्कुल। तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि माय सीनियर कलीग डॉक्टर प्रोफेसर अकरम मुनीर साहब, जो कि पिछले 50 साल से हम दोनों इस फील्ड में हैं, पोल्ट्री में, ये भी इसको सुन रहे हैं। ये एक्चुअली मुझे इनकी वजह से ज़्यादा मुतात होना पड़ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इजी भी गुफ्तगू कर सकता था। मैं कहता हूँ कहीं से कोई गलती ना हो जाए, डॉक्टर साहब कल मेरे कान ही ना पकड़वा।
तो ये चंद एक चीजें हैं जो मुझे कहनी थी। बेटे आई कांटेक्ट आपको बनाना है। आई कांटेक्ट को आप थोड़ा सा मसला समझ लीजिए, ये बात समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह कि बर्ड्स की जो आंख है वो आपको बताएगी कि वो कंफर्टेबल है या कंफर्टेबल नहीं है, वो हेल्दी है या उसमें कोई बीमारी आ रही है। तो बर्ड की आंख को देखिए, और एंड यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नोट कि जब आप किसी मुर्गे या मुर्गी को पकड़कर अपने हाथ में उसकी आंखों में देखेंगे तो पहले आपको उसकी आंखों में हैरानगी नजर आएगी कि है इन्हू की हो गया, लेकिन उसके बाद वो, आप देखिएगा ये चीज आपको देखने से ही आएगी, मैं इसको समझा नहीं सकता। आप देखेंगे कि वो आपके देखने के फिर वो आपकी तरफ देखेगा, गौर से देखेगा, उसके बाद वो खुश होना शुरू हो जाएगा। तो इसको वो अंग्रेजी में कहते हैं कि वी फील दैट द ओनर और द मैनेजर इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन अस, ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन अस। और ये बात मैंने जैसे आपको शुरू में कही है कि जब बर्ड्स को ये एहसास हो जाए कि आप उनसे प्यार करते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। परफॉर्मेंस बढ़ने का मतलब बेटे सिर्फ ये नहीं है कि अंडे ज्यादा है। परफॉर्मेंस बढ़ने का मतलब ये है कि फर्टिलिटी बेहतर हो, हैचेबिलिटी बेहतर हो, एंड द क्वालिटी ऑफ चिक्स बहुत जो है वो बहुत बेहतर हो, इतनी अच्छी हो कि अपनी जिंदगी के पहले 3 वीक्स वो किसी भी बीमारी से इफेक्ट हुए बगैर गुजार जाए। अगर आपके प्रोड्यूस करदा चिक्स पहले 3 हफ्ते अच्छी तरह गुजार जाते हैं तो अब आपका ये जो फ्लॉक है जो आपने ब्रीडर बेचा है उसकी परफॉर्मेंस सुपर क्लास आएगी, और इसका क्रेडिट और किसी को नहीं आपको जाएगा कि आपने उसको बहुत अच्छी तरह रेस किया है। तो ये ग्रैंड पेरेंट के लिए यही बातें हैं, वो जो है ये बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं जी कि शेड साफ होना चाहिए, बल्ब साफ होने चाहिए, बाहर का एनवायरनमेंट्स बहुत अच्छा होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये आप सब जानते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक इख्तियात कीजिएगा, और ये बहुत जगह मैंने फार्मों पे देखा है मिस हो रही है, आपके वर्कर्स का जो रेजिडेंशियल एरिया है दैट शुड बी वेरी क्लोज टू द स्टरलाइजेशन। अपने वर्कर्स के एरियाज को भी अक्सर औकात चेक करते रहिए, स्पेशली उनके बाथरूम्स को, ताकि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो आपको मिलेगा ये है, जनरली वर्कर्स एरिया हम इतना साफ सुथरा नहीं रखते, और वर्कर्स जब उस गंदे माहौल में, स्लाइटली गंदे माहौल में रहते हैं तो उनमें उनको शेड के अंदर, जब शेड के अंदर, एक बात आपने नोट की होगी कि हेल्दी फ्लॉक के शेड में आप जाएंगे तो आपको खुशबू लगती है। उस खुशबू का और उसमें पड़ने वाले फर्क का पता आपको सिर्फ इसी सूरत में लग सकता है कि आप अपनी रातें शेड में गुजारिए। जब आप शेड में अपनी रातें गुजारेंगे, वक्त गुजारेंगे, तो शेड के एनवायरनमेंट में स्लाइट सी भी स्मेलिंग में जो तब्दीली है वो आप महसूस कर सकेंगे, और वो तब्दीली इस बात का सिंबल होती है कि आपके शेड में मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस में कोई फ्लॉ आ गया है। अच्छा, ये अगर आप अपने वर्कर्स को बहुत साफ सुथरा रखेंगे, उनकी यूनिफॉर्म्स आप चेक करते रहिए बिल्कुल ठीक हों, उनके गंदे ना हों, तो वो भी आपको एनी चेंज इन द स्मेलिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द शेड वो उसको फौरन महसूस कर लेंगे और आपको बताएंगे। आजकल कमर्शियल ब्रॉयलर में तबाही की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि लोगों ने फार्मर्स को बहुत गंदे माहौल में रखा हुआ है। उनको अगर कहें कि यार इनको अच्छा माहौल दो तो वो आगे से कहते हैं यार पिंडा चुट के आ गए ने उत्ते मझा गावां दे नाल सौंदे ने, उन्हें की फर्क पैंदा। उनको फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ता है। आप उन्हें इतना साफ सुथरा रखिए कि शेड के एनवायरनमेंट में जरा सी भी उसकी बू में तब्दीली है वो उसको महसूस करें और वो उनको चुभे। जब वो उनको चुभेगी तो वो आपके पास भाड़े आएंगे कि डॉक्टर साहब ने देखिए। और अब तो बेटे बड़ी आसानी हो गई है, आप कैमरे लगे हुए हैं, आप ऑफिस में बैठकर इनको चेक कर सकते हैं। और जनरली मैंने देखा है कुछ फार्मों पर कि डॉक्टर जो हैं या फार्म मैनेजर जो हैं वो कैमरों को ऑन करके शेड का इंटीरियर देखते रहते हैं। लेकिन आई strongly recommends that you spend your time with your flocks in the shed. उनके साथ रहिए, उनके साथ बैठिए, तो फिर देखिए कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कितनी बेहतर हो जाएगी।
और जो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की है पेंटोथेनिक एसिड की, इसको खास ध्यान दीजिएगा। इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखने का फ़ायदा ये होता है कि अगर प्रोटीन क्वालिटी कभी ख़राब भी आ जाए तो वो जब लीवर को इफ़ेक्ट करेगी तो पेंटोथेनिक एसिड जो है ये हेपेटिक सेल्स की रिपेयर में बहुत हेल्पफुल होता है, ये उसको बेहतर कर देता है। तो पाकिस्तानी हालात में ब्रीडर में और ग्रैंड पेरेंट में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आम कमर्शियल फ्लॉक्स में मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि महीने में 1 या मैक्सिमम 2 दफ़ा आप फीड की बजाय फ्रेशली क्रश्ड गुड क्वालिटी कॉर्न खिलाइए उन्हें। इससे ये होता है, स्पेशली ग्रोइंग पीरियड में, नॉट इन प्रोडक्शन पीरियड में, इसमें ये होता है कि लीवर को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है प्रोटीन की जो उसका मेटाबॉलिज्म है उससे। और दूसरा, अगर लीवर में और किडनीज में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं थोड़ा सा टॉक्सिक या एक्सेसिव प्रोटीन के यूज से, तो वो वॉश आउट हो जाती हैं, बिकॉज कॉर्न इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इसमें आपको उनके साथ विटामिन्स पानी में ज़रूर देने हैं। और एक प्रैक्टिस आप रूटीन में रखिए कि अगर आपको कोई मेडिसिन देनी है, कोई विटामिन देने हैं, तो राउंड द क्लॉक नहीं देना। ये एक बहुत बड़ी गलती फार्मों पर हुई है कि वो एंटीबायोटिक्स के कोर्स में ख़ास तौर पर उसको राउंड द क्लॉक चलाते हैं। बेटे, पानी में जब आप एंटीबायोटिक्स मिक्स कर देते हैं तो 3 घंटे के बाद एंटीबायोटिक्स की जो केमिकल कंपोजिशन है मॉलिक्यूलर, वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो फायदे की बजाय नुकसान के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 3 आवर्स करके 2 टाइम्स इन्हें दे दीजिए, लेकिन अच्छी मैनेजमेंट ये है कि आपको इसकी ज़रूरत पेश ना आए। एंड सेम रूल इज टू बी अप्लाइड टू द यूज ऑफ vitamin mineral administration to your birds, not round the clock, just 3 hours time in the morning and 3 hour times in the evening. तो अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। मुझे इसमें कोई ज़्यादा तो इसलिए डिस्कस नहीं करना है कि जीपी इज बीइंग हैंडल्ड बाय हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स। तो ये कहना कि जी आइसोलेशन रखें, बायोसिक्योरिटी रखें, ये सब चीज़ें अपनी जगह पर हैं एंड इट इज दीज आर बीइंग प्रैक्टिस्ड टू द मैक्सिमम। इसमें कोई नहीं, वो मैंने सिर्फ वो बातें आपके सामने पेश की हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में आई हैं और जिनकी वजह से हम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बर्ड को खास तौर पर ब्रीडर को, ब्रायलर ब्रीडर जो मेल्स हैं, उनको एक्सरसाइज देना इतना अहम है कि इस पर नहीं दी जा रही। तो प्लीज इनको एक्सरसाइज में रखिए। एक्सरसाइज की मैंने आपको एक तो बताया था कि आप फीड जब वो खा जाएं तो ओट्स या पार्ले दीजिए, नीचे फैला दीजिए, उसको ये तलाश करेंगे। दूसरी प्रैक्टिस मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपके जो मालकान है शायद उसको आपकी इजाज़त ना दें, लेकिन वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप ग्रीन फॉडर्स अच्छी तरह धोने के बाद खुश्क करके शेड में मुख्तलिफ जगहों पर ख़ास तौर पर मेल्स के लिए लटकाएं, तो ये उनको खाने के लिए जब थोड़ी सी छलांगें लगाते हैं तो इससे उनकी टांगें बड़ी मजबूत हो जाती हैं। एंड वी डू नीड स्ट्रॉन्ग लेग्स ऑफ द मेल्स एंड आल्सो ऑफ फीमेल्स। तो ये हैं। तो अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो प्लीज यू आर वेलकम। जी माय डियर जदोन, I am through with whatever I wanted to say. It's all over. मेरे प्रोफेसर साहब को नींद आ रही है थोड़ी सी। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? सर मैं तो बड़ी डरने बोल रहा हूं। नहीं बोलो हनीफ नजीर साहब अपने ही बंदे ने बैठे हुए ने The boss is watching me. डॉक्टर हनीफ नजीर द मोस्ट प्रैक्टिकल पर्सन इन पोल्ट्री प्रोडक्शन और ये आइकॉन ऑफ ए पोल्ट्री। तो ये बेसिकली ही इज देयर एंड प्रोबब्ली ही इज द राइट मैन टू कमेंट। मैंने सिर्फ एक जदून साहब से कहा था कि if he allows me can I talk for 2-3 minutes? Please, जी सर। Okay.
बेसिकली जो डॉक्टर साहब आपके जो बातें हैं ना, ये तो मतलब सोने की तरह है कि गोल्ड, सोना दूसरा स्लीप की नहीं है, गोल्ड की तरह है, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली मैं तो हमेशा कहता हूँ देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ द एक्सपीरियंस। मुझे याद आ रहा है कि एक जगह मैं और डॉक्टर हनीफ नजीर साहब गक्खड़ में एक दफा एक सेमिनार करने चले गए, तो वहाँ मेल की बात हो रही थी और एक वहाँ के बहुत बड़े फार्मर थे चीमा साहब, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुर्गियां अंडे नहीं देती। उम्र कितनी हो गई है? 36 वीक्स, और 5, 10, 15 अंडे आ रहे हैं, मतलब 10,000 के फ्लॉक में। तो प्रॉपरली मैं और डॉक्टर साहब शायद इकट्ठे गए थे या मैं अकेला गया था, तो जो मुर्गी का एवरेज वजन था दैट वाज 4 kg, और जो मेल थे उसमें 6 kg के भी थे और 7 kg के भी थे। तो डॉक्टर साहब मैं टेकिंग योर एडवाइस ऑन द मेल मैनेजमेंट ऑन द फीमेल मैनेजमेंट, मेरा ख्याल है कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो किसी भी फ्लॉक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो मेल है बेसिकली उसकी मैनेजमेंट में एक ये भी है कि एक तो उनका मतलब कैसे नजर आते हैं, मतलब उनकी कोम कैसी है, उसके बाद उनका विगर कैसा है, छाती कैसी है, खड़े कैसे है, इस तरह की चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जो मैंने देखा है उसमें जो मेल्स है ना, उनकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम सुपीरियर है देन दी फीमेल्स। एक तो ये प्रॉब्लम आपको बताना चाह रहा था। दूसरा ये है कि जो मेल्स हैं आजकल तो जो नई टेक्निक्स आ गए हैं उसमें तो मेटिंग का इतना रोल नहीं रह गया, स्पेशली एन जीपी और जीजीपी। तो उसमें क्या है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शुरू हो गई है, और वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसके थ्रू जो फर्टिलिटी है वो उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो ये आपको नोटिस में लाना था। बाकी आई एंजॉयड योर लेक्चर myself, and you have traveled a long time for the poultry। और जो हनीफ नजीर साहब हैं, मुझे देख के उनको खुशी हो रही है कि let us look for his advice on this lecture. Thank you. Thank you sir. Thank you. इनके साथ भी हमारी कम से कम 35 इयर्स पुरानी एसोसिएशन है। आपकी 35 इयर्स है, मेरी ज्यादा है। अच्छा जी नहीं साहब, हनीफ नजीर साहब का तो माशाल्लाह मिडिल ईस्ट का भी बड़ा एक्सपीरियंस है। ही हैज बीन वर्किंग देयर, और ये बांग्लादेश में भी एडवाइस देते रहे हैं। सॉरी जी, एक तो मैंने लेट ज्वाइन किया, और दूसरे हमने जो सीखा अपने प्रोफेसरों से सीखा, और डॉक्टर अकरम मुनीर सर फहरिस्त हैं उनमें। तो कल इनके पोते ने वहाँ अमेरिका में कोई अवार्ड लिया, तो मैंने कहा कि पोता जो है बाप और दादा की तरह है। तो किस बात पे कमेंट आप मुझसे लेना चाह रहे हैं? मैंने चूंकि लेट ज्वाइन की। जी डॉक्टर साहब आप अवार्ड की बात कर रहे हैं, मेरी एक बात सुने, यू आर माई बेस्ट अवार्ड इन माई लाइफ। थैंक यू सर। My best award in my life. Shafiq is my Thank you, best sir. friend and very good award for me. हम दोनों एक दूसरे से सीखते रहते हैं, अभी भी हम एक ही जगह काम करते हैं। We do talk about poultry. बस डॉक्टर साहब मैंने जो चीज नोट की, चूंकि सबसे पहला ग्रैंड पेरेंट फ्लॉक हमने हैंडल किया था in 1974, it was imported by Packages Limited and we kept it in Murray Hills। तो हमने इसको पहाड़ों की चोटी पर रखा था और वहां पर कोई पहुंच भी नहीं सकता था। ये हमें बहुत एडवांटेज हो गई। इट वाज कंप्लीटली आइसोलेटेड। मैंने इसलिए ये रिकमेंड किया है। और अभी मैंने एक ग्रैंड पेरेंट देखा था काफी देर पहले, ये वो भी पहाड़ की चोटी पर ही रखा हुआ था। उसका सिर्फ फायदा ये है कि आमदोरफ्त से आप दूर हो जाते हैं। तो मैं जिस बात पर ज्यादा जोर देता हूँ वो आई कांटेक्ट है, क्योंकि अगर आप अपनी बर्ड्स के साथ वक्त गुजारते हैं, उनकी आंखों में देखते रहते हैं, तो दैट इज द बेस्ट इंडेक्स ऑफ देयर हेल्थ कंडीशंस।
तो ये मैंने अर्ज करना था। और कोई अगर है तो प्लीज डॉक्टर साहब आजकल तो वो लोग कहते हैं कि जी रेगिस्तान में जाके जीपी रखें। हाँ जी, बड़ा वो डॉक्टर साहब इसमें ये है कि अब फायदेमंद चीज है। एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड हाउसेज आ गए हैं, तो इसलिए वहाँ जाना इसलिए फायदेमंद है कि डेजर्ट्स में चूंकि बायोलॉजिकल मैटर नहीं होता, जिसे हम बायो मैटर कहते हैं, वो जमीन में बहुत कम होता है, इसलिए जमीन में जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बहुत ही मिनिमम हो जाती है। ये डेजर्ट का सिर्फ ये फायदा है। तो ये अब इसलिए पॉसिबल हो गया है कि अब एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड हाउसेज हैं। पहले तो हमारी मजबूरी थी कि हम पहाड़ों पे जाते थे ताकि वो ठंडे मौसम में रहें। अब तो ठंडा मौसम आप जहां मर्जी चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी बना सकते हैं। तो डेजर्ट्स की सुपीरियरिटी सिर्फ ये है कि आपके फार्म की जो सराउंडिंग है उसमें चूंकि बायोमैटर जमीन में बहुत कम होता है, तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो है वो मिनिमम हो जाती है, नील हो जाती है। अभी मैंने थल डेजर्ट में देखा है, मैंने कुछ वॉक विजिट किए थे, तो वहाँ वो उन्हें सिर्फ दोपहर को, दिन के वक्त थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, और रात को आपको पता है कि रेत जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, तो मौसम रात को बहुत बेहतर हो जाता है। अच्छा, अब इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि रेत चूंकि बहुत जल्दी गर्म होती है, तो अगर कोई थोड़ा बहुत जरासीम उसमें रह गया है, वो गर्म हो है, तो वो भी इस तेजी से आती हुई गर्मी से मर जाता है। तो ये दो एडवांटेजेस हैं, और ये सिर्फ इन एडवांटेजेस से फायदा सिर्फ इस सूरत में मुमकिन हुआ है कि हमारे पास एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड हाउसिंग आ गया है। पहाड़ ये सूट करते थे कि वहाँ उस वक्त ये सिस्टम्स नहीं थे। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जदूम प्रोवाइडिंग शेयर माय एक्सपीरियंसेस। मैंने किताबों से हट के बात की है, क्योंकि किताबें तो सबके पास हैं। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। इसीलिए हम अपने जो सीनियर लोग हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, उनसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि उनका नॉलेज जो है वो हमें रिक्वायर्ड है। अनफॉर्चुनेटली मैं इस वक्त रेंडियर खान में हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल पे था, तो मेरे नेट कनेक्शंस बैड था, लेकिन नाउ आई रीच टू अ डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं पहुंच गया हूँ। एनीवन एल्स कोई सवाल हो आप लोगों का जो सर से पूछना हो किसी ने, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं बेनज़ीर, आपका कोई क्वेश्चन, अब्दुल्ला साजिद मौजूद है, सवाल। ये मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि वन फीमेल जी बेनज़ीर पोल्ट्री, दैट्स ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट कि बहुत ही अच्छा सेशन था। सेकेंडली सर, नेट का कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, तो मैंने शायद आपकी एक लाइन मिस कर दी कि कुछ दिनों के लिए उनकी फीड को स्टॉप करके कुछ देना चाहिए, तो वो क्या देना चाहिए वो मुझे समझ नहीं आया। नहीं बेटे, मैंने ये कहा है कि हमारे यहाँ चूंकि फीड क्वालिटी इतनी कांस्टेंट नहीं होती, तो कमर्शियल ब्रॉयलर और कमर्शियल लेयर में ग्रोइंग पीरियड के दौरान मैंने ये प्रैक्टिस किया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ये मैं अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप महीने में 1 या 2 बार यानी 15 दिन बाद फीड की बजाय सिर्फ क्रश्ड मेज दें, जिसे आप मकई का दलिया कह सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि वो मकई बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, और दलिया जिस दिन ये आपने देना है सिर्फ उसी से 12 या 14 घंटे पहले आपने इसे बनवाना है, बिकॉज इट्स इसका TDS बहुत हाई है, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स बहुत हाई हैं। तो जब ये क्रश होता है तो इसका ऊपर से सीड कोट उतर जाता है, तो हमारी फजा में इतनी ज़्यादा फंगस के हैं वो उस पर बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश बनाइए। जब आप इसे एडमिनिस्टर करते हैं तो थ्रू लो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, जो कि अक्सर कमर्शियल फीड्स में आती है, लीवर और किडनीज पर जो कुछ बुरा असर पड़ा होता है, ये मेज क्रश्ड, फ्रेशली क्रश्ड गुड क्वालिटी मेज जो है, ये उसको काफ़ी हद तक कम कर देती है। इसके 2 बेनिफिट्स हैं। एक तो यह है कि चूंकि प्रोटीन का लोड कम हो जाता है, जिसको सिंथेसाइज करने में लिवर सेल्स का थोड़ा उसको रेस्ट मिल जाता है, और किडनी सेल को इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं उनको, कीटोन्स वगैरह को, उनको निकालने का भी रेस्ट मिल जाता है। तो ये हमें बहुत अच्छे इफेक्ट देता है।
मैंने इसे ये नहीं कहा कि आप इसे जीपी में जरूर, लेकिन अगर आप एफ्लाटॉक्सिन का जो है वो बढ़ नहीं जाएगा एक, क्योंकि मेज की वजह से एफ्लाटॉक्सिन का हमारे पास रहता है। बेटे मैंने पहले कहा है कि आपको बहुत गुड क्वालिटी मेज लेनी है और फिर उसको जब एडमिनिस्टर करना है उससे सिर्फ 12 घंटे पहले उसे क्रश करना है। एफ्लाटॉक्सिन नहीं चाहिए। एफ्लाटॉक्सिन बेटे फीड कंपनी में इसलिए आती है, मैं आपको बताता हूँ कि आजकल रेट है 1400 रुपया, तो ये बिलियंस के हिसाब से पैसे स्पेंड करके ये खरीद रहे हैं। अब इसको ये स्टोर कर लेंगे, जब स्टोर कर लेंगे तो जब 4 महीने बाद इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें जो क्वालिटी होगी वो नेचुरली वो नहीं होगी जो अभी है। ठीक है आपका बनता है वैसे नहीं बनता। और फिर दूसरी बात है, इसलिए मैंने कमर्शियल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कमर्शियल में आपको पता है कि असल बचत ये है कि आपने इंग्रेडिएंट कितने सस्ते खरीदे हैं। तो जब ये फीड कंपनीज को सुधार लेती है ना तो उसमें फिर लो क्वालिटी माल आ जाता है। और आजकल फीड के यूज ऑफ वेज जो है वो बहुत हाई लेवल पे है। आपकी बात ये ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जब ऊपर से सीड को टूट जाएगा तो फंगस ग्रोथ इतनी तेजी से होती है कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि 12 घंटे से पहले ज्यादा आपने क्रशिंग नहीं करनी, क्योंकि सीड कोट जो है वो नेचुरल प्रोटेक्शन है जिसकी वजह से फंगस जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। जब तक एक सीड इंटैक्ट रहेगा और पानी से दूर रहेगा उस पर कोई फंगस ग्रो नहीं कर सकती। फंगस उसी वक्त ग्रो करेगी जब सीड कोट में कहीं कोई दरार आ जाए। और ये आपने आंख से देखना है, इसलिए मैं आई कांटेक्ट पे बड़ा जोर देता हूँ। आप तो मुझे नहीं पता आप किसी पोल्ट्री में काम करती हैं नहीं, कभी करके देखिए, मुर्गियों के साथ कुछ वक्त गुजारिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी रातें गुजारी हैं मुर्गियों के साथ। और मैं ये बात अल्लाह ताला के फजल करम से आपको बता रहा हूँ, मैं शायद उन चंद मदूदे आदमियों में हूँ जो मुर्गी की जुबान समझता, माशाअल्लाह उनकी बोली से समझ आती है तो मसला आ रहा है। तो इसके लिए तो बेटे उनके साथ गुजारना पड़ता है। अच्छा सर, एक और कहीं पोल्ट्री काम सुमेरा जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू। आपका सेशन बहुत अच्छा था हमारे लिए, स्पेशली हम स्टूडेंट्स के लिए। मैं खुद डीवीएम स्टूडेंट हूँ। मुझे एक सवाल ये करना था कि जिस तरह आपने मेल ब्रीडर के मतलब कैरेक्टरिस्टिक बताए कि वो जो है अगर उसके ब्रीस्ट मसल्स वगैरह रेडिस वगैरह हो तो वो एक हमें अच्छी फीमेल प्रोडक्शन या मेटिंग एबिलिटी दे सकता है, तो क्या इस तरह फीमेल्स का भी कोई ऐसा कैरेक्टर है जिससे हमें पता चले कि ये जो है ये हमें एक अच्छे फर्टाइल एग्स या इसकी मदद से हमें आगे हेल्दी चिक्स जो है ये प्रोड्यूस कर सकती है? इसके अलावा मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं, वो मैं पहले बता दूं आप? जी जी, मैंने आपने मेरा ख्याल शायद मिस किया होगा। मैंने ये कहा था कि ज्यादा हेल्दी मुर्गियां होती हैं ये मुर्गों को अपने खाना देती है। जैसे मैंने पंजाबी में कहा था इन्हों का नखरा बड़ा होता है। और जितनी हेल्दी मुर्गियां होंगी आप ब्रीडर में आप चेक कीजिए उनके अंडे अक्सर इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि अंडे तो उन्होंने देने हैं, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने ब्रीडर फ्लॉक को 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। हैवियर फीमेल्स को हैवियर मेल दीजिए, मीडियम्स को मीडियम दीजिए और लोअर वेट वालों को लोअर दीजिए। इस तरह ये जो हैवियर मुर्गी होती है ना, जब इनको जिससे कहते हैं ना पंजाबी में अपना जोड़ ला पैंदा, तो फिर ये मैटिंग अलाउ करती हैं तो इनके अंडे फर्टाइल आते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इनके अंडे फर्टाइल नहीं आते। हालांकि इनका अंडा साइज में अच्छा होगा, बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन उसमें से चूजा नहीं निकलेगा, बिकॉज ये मेल को अलाउ नहीं करती हैं। और इसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि शेड में जो सबसे कमजोर मुर्गियां होती हैं उनकी फर्टिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि उन बेचारियों को इतना कोई नखरा नहीं होता, उनमें मैटिंग रेट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये साइंटिफिक बातें हैं। और आप दूसरा तीसरा सवाल कर लीजिए। सुमेरा, डू यू हियर मी? मेरा हाल है उनका फिर नेट खत्म हो गया। बेटे ये बेस्ट है कि आप ना ये जो जोंग की डिवाइस है चार्ज करा के अपने पास रखें,
ये नेट नहीं। हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ। सर, जिस तरह जैसे हमारी देसी मुर्गियां है और एक कमर्शियल लेयर है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने देसी मुर्गे को एक कमर्शियल लेयर के साथ मेट कराते हैं, क्या, तो मैं पूछना चाह रही हूँ उसका हमें मतलब किस तरह का रिजल्ट मिलेगा? देखो बेटे, 50% जीन्स आने हैं मेल की तरफ से, 50% आने हैं फीमेल की तरफ से। डिपेंड ये करेगा कि किस तरह से डोमिनेंट जीन आ रहे हैं। अगर आपके जीपी फ्लॉक तो जेनेटिक्स से बहुत माहिर होना चाहिए इनको। पॉइंट को मैंने छेड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो फील कर रहे हैं वो। जो हम ब्रीडिंग स्टॉक को मेट वगैरह कराते हैं, तो क्या इसके लिए कोई बेस्ट टाइमिंग, या जैसे मॉर्निंग इवनिंग के इस टाइम पर जो है ये मेट करें तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं? क्या टाइम वगैरह या सीजन्स वगैरह कुछ डिपेंड होते हैं इस पे? अगर तो ओपन शेड है, जी ओपन सर। शेड है तो गर्मियों में फर्टिलिटी रेट थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर ओपन नहीं है तो फिर तो बारिश का बेटे कोई असर नहीं पड़ता। उसके अंदर तो टेम्परेचर एवरीथिंग रिमेन्स सेम टू ओपन शेड में ह्यूमिडिटी बात बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर जो है ना फर्टिलिटी कम हो जाती है। लेकिन एक बात जो मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ बार बार वो ये है कि अगर आपने अपने मेल्स को पहले 6-8 वीक्स में बहुत अच्छा रखा है और उसकी टेस्टिकुलर डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो गई है, तो उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर रहेगी, अनटिल एंड अनलेस कि उस पर कोई डिजीज हिट ना करे। और अगर आपके पहले 6 से 8 हफ्ते मेल्स बहुत अच्छे रहे हैं तो इनकी फर्टिलिटी 70-80 वीक्स ऑफ एज तक टॉप क्लास रहती है। तो मेल होता है बेटे, वो आप किसी का भी मिला दें, जीनस और स्पीसीज सेम होनी चाहिए। स्पीसीज डिफरेंट होगी तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन वहां भी आप बीइंग वेटनेरियन जानते होंगे कि हम जो म्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें स्पीसीज डिफरेंट भी चल जाती है। और thank you very much, Dr. Chidun, for providing me this time. You are always available, and I'm highly obliged and convinced of your contributions to poultry, dairy, and fish sectors. ये बहुत ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी कोई ऐसा सिस्टम शुरू हुआ है जो जिसमें ज़ाती मफाद ना होने के बराबर है और सिर्फ कौमी और प्रोफेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो मद्देनजर है। अल्लाह ताला आप सबको अपने सम्मान में रखे, सेहत कामला अता फरमाए, मुश्किलात से बचाए, आसानियाँ अता फरमाए। और मेरा ख्याल है कि अब हमें इजाज़त होनी चाहिए। तो अल्लाह हामी व नासिर, एंड अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum Assalam. Thank you very much, sir, for your time. So nice of you. Okay जी, Assalamu अल्लाह alaikum. हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, all of you.